नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या की गंभीर घटनाओं में मृत्युदंड का किया गया प्रावधान। केंद्रीय कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी। गगनयान मिशन के तहत 3 वैज्ञानिक जाएंगे अंतरिक्ष। 10,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी। राज्यसभा में सदन के पटल पर रखा गया लोकसभा से पारित 3 तलाक से जुड़ा विधेयक। कावेरी समेत कई मसलों पर गतिरोध के चलते आज भी नहीं हो पाया कामकाज। सुचारू कामकाज के लिए सभापति एम वेंकैया नायडू ने की सभी सदस्यों के सहयोग की अपील। सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही नियमों की समीक्षा और सदन में सुचारू कामकाज के लिए गठित समिति ने सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी रिपोर्ट। राज्यसभा की नियम समिति के सामने जल्द पेश की जाएगी रिपोर्ट। सभापति एम वेंकैया नायडू ने गठित की थी वीके अग्निहोत्री और दिनेश भारद्वाज की 2 सदस्यीय समिति। भारत की वित्त व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए भूटान जल्द शुरू करेगा रुपे कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में शिखर वार्ता में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने की घोषणा। भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए की सहायता देगा भारत। भूटान के प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी की मुलाकात। और प्याज के किसानों के हित में केंद्र का बड़ा फैसला। प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दोगुनी की प्रोत्साहन राशि। घरेलू बाजार में भी होगा प्याज की कीमतों में सुधार। सरकार ने बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा को रोकने से जुड़े पॉक्सो कानून में एक बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पॉक्सो एक्ट की कई धाराओं में बदलाव होगा और बच्चों से बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 10,000 करोड़ की लागत वाले गगनयान प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत अगले 40 महीनों में 3 सदस्यीय मानव दल अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की गुरुवार रात हुई बैठक में हुए फैसलों के बारे में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को जानकारी दी। बड़े फैसले के तहत कैबिनेट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंडर्स यानी पॉक्सो एक्ट में बदलाव किए हैं। ये फैसला बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन हिंसा और अपराध के बढ़ते मामलों के चलते किया गया। कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की गंभीर घटनाओं के लिए दोषी को मौत की सजा पर पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। बच्चों में हार्मोन्स वगैरह एडमिनिस्टर कर करके अटेम्प्ट्स फॉर बीन मेड टू मेक देम आर्टिफिशियली मेजर्ड, उसको भी सेक्शन 9 में बहुत गहरा ऑफेंस बनाया गया है। ये नया प्रोविजन कैद हुआ है। और जो एग्रावेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसमें डेथ पेनल्टी भी दिया है। ये आपकी जानकारी के लिए। कैबिनेट ने गगनयान परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 3 मेंबर क्रू को कम से कम 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इससे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। गगनयान प्रोग्राम पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इसी साल गगनयान परियोजना का ऐलान किया था। हमारी कोशिश है कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 40 डेज ऑफ द अनाउंसमेंट। तो हम कोशिश करेंगे कि 40 दिन के अंतर्गत हम पहला पायलट इनिशिएटिव देश के सामने प्रस्तुत कर सकें। लेकिन ये भारत की, इनफैक्ट आई वुड फील that yesterday's decision is a great decision in pursuit of India's space autonomy. इसके अलावा साल 2019 के लिए कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,511 रुपए से बढ़ाकर 9,521 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। साथ ही कोपरा गोला का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 7,750 रुपए से बढ़ाकर 9,920 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 7 कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2018 के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूर कर लिया गया, जो मौजूदा नियामक सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की जगह लेगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सरकार ने किसानों के फायदे के लिए प्याज के निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन राशि यानी कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव को दोगुना करने का फैसला किया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम के तहत प्याज के लिए निर्यात प्रोत्साहन राशि को 10% करने का फैसला लिया गया। इससे किसानों को घरेलू बाजार में प्याज की अच्छी कीमतें मिलेंगी। फिलहाल प्याज के निर्यात प्रोत्साहन राशि की मौजूदा दर 5% है। बाजार में प्याज की आवक ज्यादा होने के चलते मंडियों में किसानों को प्याज के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने आज निर्यात प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने का फैसला किया। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए और घरेलू कीमतों में स्थिरता लाने के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। इस साल जुलाई से पहले नए प्याज के लिए निर्यात प्रोत्साहन 0 था। जुलाई 2018 के दौरान प्रोत्साहन 5% की दर से लागू किया गया। अब इस बढ़ोतरी के साथ ही प्याज पर एग्रो एक्सपोर्ट इंसेंटिव सबसे ज्यादा हो गया है। सरकार के इस फैसले से उन किसानों को मदद मिलेगी जिन्होंने प्याज की फसल उगाई है और बेहतर कीमतों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। भारत ने भूटान के विकास से जुड़ी परियोजनाओं में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। भूटान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग पहली विदेश यात्रा में भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता की। इसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। इसके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री अरुण जेटली, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भी मिले। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग की पहली भारत यात्रा पर दिल्ली में शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता की। भारत ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। भूटान के विकास में भारत हमेशा की तरह एक भरोसेमंद मित्र और साझेदार की भूमिका निभाएगा। भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत 4,500 करोड़ रुपए का योगदान देगा। This visit is to appreciate Indo-Bhutan relation and to take Indo-Bhutan relation at much greater heights. As I was saying this morning that yes, we are celebrating 50 years of Indo-Bhutan friendship. पनबिजली परियोजना भारत और भूटान की आर्थिक संबंधों का एक अहम हिस्सा है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इसकी समीक्षा की और भारत के सहयोग से बन रहे 720 मेगावाट के मांगछू पन विद्युत परियोजना के प्रति यूनिट टैरिफ पर सहमति बनाने को लेकर चर्चा की। अगले साल जनवरी में इस परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके लिए भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान आने का निमंत्रण दिया है। दोनों देश इसके अलावा 7,260 मेगावाट के संकोश प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में सहयोग एक अहम हिस्सा रहा है। आज हमने इस महत्वपूर्ण सेक्टर में सभी संबंधित प्रोजेक्ट्स में अपने सहयोग की समीक्षा की है। Government of India is fully committed to support whatever negotiations that is going on for Magnitshu tariff, as well as to make Sankosh project happen as soon as possible. So we are very happy for that. अंतरिक्ष विज्ञान भारत भूटान संबंधों का एक नया आयाम है। इसके तहत भूटान में भारत साउथ एशियन सैटेलाइट के लिए इसरो का एक ग्राउंड स्टेशन स्थापित करेगा, जिससे भूटान को दूरसंचार तकनीक, मौसम विज्ञान और आपदा सहायता में मदद मिलेगी। भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए लोटे शेरिंग ने भूटान में जल्द ही भारत का रुपे कार्ड जारी करने की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बधाई दी। शिखर वार्ता के बाद भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें भूटान के लोकतंत्र में मजबूती पर बधाई दी। भूटान के प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। भारत और भूटान रणनीतिक रूप से एक दूसरे के लिए बहुत अहम है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी
तो उनकी पहली विदेश यात्रा भूटान ही हुई थी और भूटान के प्रधानमंत्री भी अपनी पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली आए हैं। भारत का प्रयास ये है कि भूटान की विकास आवश्यकताओं का पूरी तरह ख्याल रखें। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और कावेरी समेत विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध के चलते आज भी राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने गतिरोध पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अवरोध करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सरकार ने भी सभी मुद्दों पर चर्चा की बात कही। बावजूद इसके सदन में गतिरोध जारी रहा, जिसके बाद सभापति को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में सभापटल पर अहम पत्र रखे जाने के फौरन बाद कावेरी मुद्दे पर डीएमके और एआईएडीएमके के सांसद सभापति के आसन के करीब आ गए और कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। तो आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर कुछ सांसद भी वेल में आ गए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने गतिरोध पर कड़ी नाराजगी जताई। सभापति ने कहा कि जब आसन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और सरकार को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर ऐसे में अवरोध की वजह समझ नहीं आ रही। We are willing to discuss. And the government says no problem. What is this? 31,000 केस पेंडिंग है। I have given you time, please. 22 जिलों के पश्चिम के केस हैं। मान्यवर देश के अन्य राज्य जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। I don't want this sort of ugly scenes to be seen by the countrymen. I have been patient all these years. We have to take some action. I think now time has come to think about some action. I appeal to all of you to go to your seats. Please sit down and go to your seats. Let everybody sit down and go to your seats. I appeal to all of you, please go to your seats. Discuss it. I am permitting discussion. Government is saying ready for discussion. Then why all this? संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने दोहराया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। 7 दिन मुश्किल से 7 दिन सदन के कार्रवाई के लिए रह गए हैं और लगातार यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है। सरकार हर विषय के ऊपर चर्चा के लिए तैयार है। 3 तलाक बहुत सारे बिलों को यहाँ पर पारित होना है। इसलिए मेरा सभी पार्टियों से निवेदन है, कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के सदन को चलने दें। पूरा देश हमको देख रहा है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर सदन को बाधित कर रहे हैं। इसलिए चेयरमैन सर, मैं सभी पार्टियों से निवेदन कर रहा हूँ कि वो हाउस को चलने दें। सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है, चाहे वो कर्नाटक का विषय हो, चाहे वो तमिलनाडु का विषय हो, चाहे वो राफेल हो। 160 है, जबकि 15 से ज्यादा है और पारित होना है। सभी पार्टियों से निवेदन ज्यादा भी नहीं हुई, जनता के सामने देश का दृश्य नहीं रखते और सदन को सदन के सुचारू संचालन की बार बार अपील के बावजूद गतिरोध जारी रहने पर सभापति ने अवरोध करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी, लेकिन गतिरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यसभा की कार्य नियमावली की समीक्षा के लिए बनाई कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। 2 सदस्यीय समिति में शामिल राज्यसभा के पूर्व महासचिव वीके अग्निहोत्री और दिनेश भारद्वाज ने आज सभापति एम वेंकैया नायडू को रिपोर्ट सौंप दी। इस मौके पर राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा भी उपस्थित थे। रिपोर्ट को जल्द ही विचार के लिए नियम समिति के समक्ष रखा जाएगा। कुल 387 पृष्ठों में है। इसमें 17 अमेंडमेंट्स सुझाए गए हैं जो वर्तमान हमारे रूल्स हैं और इसके अतिरिक्त 124 नए रूल सजेस्ट किए गए हैं जो कि 7 नए चैप्टर्स में हैं। इसके अलावा 84 राज्यसभा के माननीय सभापति जी की ओर से दिए जाने डायरेक्शंस उनको सजेस्ट किया गया है और इसके अलावा दूरगामी प्रभाव के कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो लगभग 25 हैं उनको भी इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है जिसको हम अपनी रूल्स कमेटी में इसको पुटअप करके इसको रखेंगे और उसके बाद इसमें हाउस के सामने इसका अनुमोदन प्राप्त करके इसको लागू किया जाएगा। We looked at the Lok Sabha rules as well as rules of some of the important Commonwealth countries.
like United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, and South Africa. And based on this extensive study of these various countries, the houses or upper houses of these countries, we have made these recommendations. And we are again very grateful to Honorable Chairman to having reposed his confidence in us to make this report, and we hope that it will stand up to his expectations. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार घाटी में सामान्य स्थिति को बहाल करने और लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 356 लगाए जाने के संबंध में चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर ही राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 6 महीने के राज्यपाल शासन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया, जिसके चलते राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजी और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अनुशंसा की। राजनाथ सिंह ने उन आरोपों को भी बेबुनियाद बताया जिसमें यह कहा गया था कि बीजेपी जोड़ तोड़ की मदद से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि घाटी में विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। जितना भी इफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए वो पूरी तरह से इफर्ट हो रहा है। वहाँ की सिचुएशन को मैं बता, इलेक्शन हमको नहीं कराना है, लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कहीं से भी इलेक्शन कमीशन यदि सिक्योरिटी मांगेगा तो सिक्योरिटी भी हम होम मिनिस्ट्री से प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उसमें कहीं से कोई और, मैं बता ना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। त्रिपुरा में शहरी निकाय उपचुनाव में बीजेपी ने एक तरफा भारी जीत दर्ज की। बीजेपी ने 158 सीटों में से 157 पर जीत दर्ज की। वहीं सीपीएम एक सीट पर विजयी हुई। 91 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। चुनावों में बीजेपी ने सभी 11 नगर परिषदों पर जीत दर्ज की है। राजधानी अगरतला की नगर निगम की सभी 4 सीटों में बीजेपी विजयी हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने त्रिपुरा की बीजेपी सरकार और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। योग ने भारत को दुनिया में विशेष पहचान दिलाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये बात आज मुंबई योग संस्थान के स्थापना के 100 साल पूरा होने के मौके पर कही। राष्ट्रपति ने कहा कि योग स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक तौर पर समाजों को जोड़ने का काम करता है। उन्होंने कहा कि एकजुटता ही योग का दूसरा नाम है, जो दुनिया की संस्कृतियों को एक दूसरे से मिलाता है और बेहतर जीवन जीने की कला सिखाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत योगदान कर रही है। उन्होंने कहा कि योग मानवता की साझा धरोहर बन गया है। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि योग के प्रशिक्षित ट्रेनर देश विदेश में उपलब्ध हों। इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि सही और सरल तरीके से योग पद्धति को जनसुलभ बनाया जाए। योग का अर्थ साधारण तौर पर जोड़ना होता है। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है और उसे स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से भी जोड़ता है। योग के पीछे जो सोच है वो हमारी सोच नई नहीं है, बहुत चिरकाल से वही सोच है जिसके अनुसार सारा संसार एक ही परिवार है और जिसे हम सब लोग वसुधैव कुटुंबकम का नाम देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गाजीपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी के राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र परिषद राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो दक्षिण एशिया और दक्षिण क्षेत्र में चावल अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। देश के पूर्वी हिस्से में स्थापित पहले अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन बढ़ाने और उसे टिकाऊ बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री गाजीपुर में महाराजा सुहेल देव पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। यहां प्रधानमंत्री का एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इतिहास और राजनीतिक हस्तियों पर बनी फिल्मों पर विवाद कोई नई बात नहीं। फिल्म को देखे बिना एक वर्ग उसके विरोध में उतर आता है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। इसमें एक कल जारी किए गए फिल्म के ट्रेलर की है। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बनी है। वहीं दूसरी तस्वीर आज के कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस समारोह की है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साथ में केक काट रहे हैं। लेकिन ऐन मौके पर आए ट्रेलर ने इसे थोड़ा सा फीका बना दिया। इस फिल्म को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को रिलीज से पहले फिल्म दिखाए जाने को कहा है। कांग्रेस नेता भी इसे गांधी परिवार की छवि खराब करने की कोशिश बता रहे हैं। ये गांधी परिवार को अपना छोटा करने के लिए आम लोगों की निगाहों में गांधी परिवार को छोटा प्रतिपन्न कराने के लिए ये सारे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एक फिल्म बनाया गया। जब इस फिल्म को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिल्म बनी है उसके ऊपर क्या कहेंगे? बीजेपी ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर ट्वीट करके लिखा कि इस ट्रेलर की कहानी ये बताती है कि कैसे एक परिवार ने 10 सालों तक देश को बंधक बनाकर रखा। बीजेपी ने फिल्म पर विवाद खड़ा करने की आलोचना की है। कांग्रेस तो कहेगी, लेकिन सर बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे आया है, इस पे भी कह रही है कि हम बधाई नहीं दे सकते किसी फिल्म को। फिल्मों को जो आज़ादी रहती है, जो आज तक आज़ादी की कांग्रेस बात करती थी, आज उसके ऊपर कैसे प्रश्न चिन्ह उठा रही है? वो फिल्म से हमारा क्या लेना देना? जब तक वो कानून के अंदर में है, फिल्म या जो भी हो, हम लोग तो देखा नहीं है, उस पर हमारा क्या कहना है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अनुपम खेर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रोल निभाया है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म एक किताब पर बनाई गई है जो 4 साल से लोगों के बीच में है। ऐसे में इस पर विवाद बेकार है। We are making a film with the real names, with the real people, based on the book, lawfully bought the rights of the book from Sanjay Baru सर, जिन्होंने 2014 में ये किताब लिखी थी। 2014 से लेकर 2018 तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। 2016 में सुनील बोरा साहब ने इकोनॉमिक टाइम्स में इसको अनाउंस किया था कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ। सेंसर सर्टिफिकेट में जो उन्होंने हमसे कट मांगे थे, जो चेंज करने को बोला था, वो हमने प्रॉपरली चेंज करके दिया है। और उसके बाद कोई तीसरी शक्ति नहीं है जो आपको कह सके कि अब ये फिल्म जो है आप हमें दिखाइए। ये हमको किसी ना किसी टाइम पर रोकना है। हाल ही में पद्मावती, उड़ता पंजाब और इंदु सरकार जैसी कई फिल्मों को विरोध का सामना करना पड़ा। फिल्म इंदु सरकार के निर्माता मधुर भंडारकर याद करते हैं कि उनके फिल्म को भी इसी तरह राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। उनका ये मानना है कि सेंसर बोर्ड से मंजूरी के बाद फिल्म का विरोध सही नहीं है। It's a deja vu moment for me. Last year, 2017, how Hindu Sarkar, my movie on emergency, was being agitated across the country, from the street to censor board to everywhere, 5-star hotel, everywhere. Political party objected to the film and they wanted to ban the film. But it's not done in a democracy when we talk about, and there should be freedom of expression should be there. I think there's an authorized body which is censor board, which let them see the movie, let them take a call what is right, and later then if you have a right to protest, definitely you can move to the court and then you can take a call what you have to do. मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले की खदान में 15 दिन से फंसे 15 मजदूरों को निकालने के वायुसेना ने विशेष विमान भेजा है। ये विमान भुवनेश्वर से ईस्ट जयंतिया हिल्स के लिए रवाना हुआ। विमान में वायुसेना के जवानों के अलावा उड़ीसा अग्निशमन विभाग के 20 सदस्यों का दल भी शामिल है। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ ने वायुसेना से मदद मांगी थी। वायुसेना के जवान अपने साथ जरूरी उपकरण और हाई पावर पंप्स भी साथ ले गए। ये पंप 1 मिनट में
1600 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। दरअसल 13 दिसंबर से शिलोंग से करीब 80 किलोमीटर दूर ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के लुमथरी गांव में 15 मजदूर जमीन में करीब 370 फीट नीचे एक खदान में फंसे हैं। और टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है। टीम इंडिया ने तीसरे दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 151 रनों पर समेट दी। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट चटकाए। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 27 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए। ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल क्रीज पर हैं। दूसरी पारी में 5 विकेट गिरने के बाद भी टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उसके पास 346 रनों की बड़ी बढ़त है। भारत ने मेजबान को फॉलो ऑन खेलने का मौका नहीं दिया। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।